हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेविल्स यूनाइटेड। एक नई वीडियो में मिल रहे हैं आज आपके साथ। एंथनी को यूनाइटेड ने साइन कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा ये ट्रांसफ़र खींचा जा रहा था। पहले बोला गया कि 50 मिलियन यूरोज़ में ये डील साइन हो जाएगी, फिर 50 से बढ़ के 65 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 85 हुआ। जितना जितना यूनाइटेड बिड ज़्यादा करती गई उतना आयक्स जो है वो कीमत बढ़ाती गई। अब कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं कि यूनाइटेड ने बहुत देर से बिड लगाई। कुछ कह रहे हैं कि आयक्स ने देखा कि यूनाइटेड डेस्परेट है और उनको हर हाल में एंथनी ही चाहिए था। एरिक टेन हाग का मेन टारगेट एंथनी और फ्रैंकी डियोंग थे। फ्रैंकी डियोंग हमें पॉसिबल नहीं था इस सीज़न। कैसेमीरो को हमने ऑलरेडी साइन कर लिया है। तो ये था कि आयक्स को ये लग रहा था कि एक तो शायद इनको मेन प्लेयर इनका मिला नहीं, दूसरे के लिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट खर्च करेंगे, तो शायद उस वजह से भी उन्होंने पैसे बढ़ाते गए। अब इसको मैं किसको ब्लेम करेंगे? इसमें आयक्स ने ज़्यादा पैसे दे के लालच की या यूनाइटेड की गलती थी? मैं शायद इसमें ना ही पढ़ूँ फ़िलहाल, क्योंकि ग्लेजर्स आउट कैंपेन इस टाइम अपने पीक पे पहुंची हुई है। हर दफ़ा कोई साइनिंग होती है, ग्लेजर्स आउट कैंपेन थोड़ी नीचे गिरती है, फिर से लोगों को याद आता है, फिर वही चलता है। लेकिन जब तक ये सारे प्लेटफॉर्म्स इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे तब तक इस पर कुछ हो नहीं सकता, और वो काम करते नज़र नहीं आ रहे। तो खैर, मैं ब्लेम नहीं करूँगा फ़िलहाल कि किसकी गलती थी। मेन बात है, एज अ प्लेयर एंथनी कैसी साइनिंग है? मेरे लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। राइट विंगर है हमारे पास, राइट विंगर की सख्त कमी थी। लेफ़्ट फुटेड राइट विंगर है, तो अंदर कट के आएगा, और पासिंग लेन्स भी उससे नए खुलते हैं। सबसे बड़ी बात तो पासिंग लेन्स की है। दूसरा, कर्ल करके शॉट भी आ सकती है अंदर। रैशफोर्ड को हमने देखा हुआ है, लेफ़्ट साइड से वो लेफ़्ट विंग से अंदर आता है, पैर को सीधे पैर बॉल को सीधे पैर पे लेके आता है। सांचो जो है, सांचो भी अब तक उसकी यूनाइटेड की परफॉर्मेंसेस जो है ज़्यादा बेहतर परफॉर्म उसने लेफ़्ट विंग से किया है। हाँ, इस सीज़न प्री सीज़न में उसने राइट विंग से कुछ गोल स्कोर किए हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस जो है उसकी वो यूनाइटेड के लिए लेफ़्ट विंग से है। सिटी के लिए भी वो बेसिकली जब एकेडमी लेवल का प्लेयर था तब भी वो लेफ़्ट चैनल पे खेलता था। राइट विंग वो डॉर्टमुंड में खेलने लगा। मेरे लिहाज से अटैक में हमारा एंथनी, अपना लेफ़्ट विंग से रैशफोर्ड या सांचो, मेन प्रायोरिटी सांचो की होगी। फिर स्ट्राइकर के लिए क्रिस्टियानो और मार्शियल, और राइट विंग के लिए एंथनी। ये परफेक्ट है। यंग अटैक है। स्ट्राइकर को अगर नेक्स्ट सीज़न कोई अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो, क्योंकि क्रिस्टियानो इस सीज़न तो शायद वो रुक ही जाए, क्योंकि अभी एक दिन रहता है सिर्फ, तो इस सीज़न वो रुक जाएगा। लेकिन अगले सीज़न ऑलरेडी उसका वो ख़त्म हो जाएगा, इस सीज़न कॉन्ट्रैक्ट। तो अगले सीज़न मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड उसको दोबारा रखेगा, या एरिक टेन हाग एक और सीज़न, अगर क्रिस्टियानो रुकना चाहे भी तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो नेक्स्ट सीज़न कोई अच्छा यंग स्ट्राइकर शायद हमें मिल जाए। फिर एंथनी, सबसे बड़ी बात ये थी कि एरिक टेन हाग जो है वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था। जितनी न्यूज़ में बात आ रही है वो ये है कि यूनाइटेड बीच में एक दफ़ा शायद सोचने लगा कि यार ये शायद कुछ ज़्यादा ही अमाउंट हो रही है, लेकिन एरिक टेन हाग जितना इस चीज़ पे फोर्स कर रहा था कि नहीं मुझे हर हाल में एंथनी चाहिए, तो वो देखकर फिर यूनाइटेड ने दोबारा से बिड किए। क्योंकि अगर आपको याद हो, पहले स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा एंथनी 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 के साथ लिंक हो रहा था, फिर बीच में खामोशी हो गई। फिर एकदम से दोबारा जैसे 80 मिलियन यूरोस की बात आई, थोड़ी खामोशी हो गई, फिर एकदम से दोबारा यूनाइटेड ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और साइन किया। अब आयक्स का मैनेजर जो है वो बातें कर रहा है मीडिया में कि ये तो बड़ा गलत हुआ जी, फलाना ढिमकाना। मुझे बात समझ नहीं आती। आयक्स ने इस सीज़न सिर्फ यूनाइटेड पे, उनकी बाकी प्लेयर्स मैं गिनूंगा भी नहीं, आधी से ज़्यादा टीम उन्होंने बेची है। एरिक टेन हाग ने सिर्फ 2 प्लेयर्स खरीदे हैं, सिर्फ 2 प्लेयर्स।
ये अक्सर होता है कि एक मैनेजर जब ज़्यादा 3-4 साल एक टीम के साथ गुजारता है, दूसरी टीम जाता है तो वो अपने प्लेयर्स को लेके जाता है साथ में। सिर्फ 2 प्लेयर साइन किए, मार्टिनेज और एंथनी। मार्टिनेज अभी तक 4 मैचेस में 83% एरियल डोल उसकी विनिंग परसेंटेज है, फिर भी सब बातें कर रहे हैं कि प्रीमियर लीग के लिए बहुत छोटा है और ये और वो। खैर इसमें डिटेल में बाद में जाएंगे। और 100 मिलियन यूरोस का हमने साइन किया एंथनी को, और कोई 65 मिलियन यूरोस के करीब हमने साइन किया मार्टिनेज को। तो 165 मिलियन यूरोस के हमने 2 प्लेयर्स खरीदे। फिर भी वो लोग रोए जा रहे हैं कि हमें जो रिप्लेसमेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं। जितना मैंने देखा 25 to 30 मिलियन यूरोस भी उन्होंने पे नहीं करना। ठीक है, वो अपना स्ट्रक्चर नहीं ख़राब करना चाहते, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन मतलब इस पे ये कंप्लेन करना कि इतना एंड है, हमें टारगेट्स नहीं मिल रहा है, यार आप ही जाके कोडी गैक्पो को साइन कर लो। 25 मिलियन यूरोस का अवेलेबल है। ठीक है, लेफ्ट विंगर नहीं है, लेकिन टेडिच तो कहीं भी खेल लेता है, उसको राइट विंग खिला दो, गैक्पो को लेफ्ट विंगर बना दो। अगर एक सीज़न के लिए कोई प्लेयर ढूंढना चाहें तो अच्छे खासे पैसे यूनाइटेड ने दे दिए हैं, आसानी से उनको प्लेयर्स मिल जाएंगे। तो ये रोना मुझे समझ नहीं आता कि क्यों है। मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। सबसे बड़ी बात 22 साल एज है, तो ग्रो करेगा यहाँ पे। फिर 2 साल एरिक टेन हाग के अंडर खेल चुका है। जिस तरह से उसने इस मूव के लिए पुश किया है, स्ट्राइक पे चला गया बंदा। फिर उसने वो किया कि भाई मैं नहीं खेलना चाहता यहाँ पे। रोमानो को उसने इंटरव्यू एक दी कि फरवरी से मेरे एजेंट्स ने बता दिया था कि मैं आगे इधर नहीं खेलना चाहता। जब आयक्स मैंने ज्वाइन किया था तो प्लान ये था कि मैं 2 साल आयक्स में रुकूंगा, और वो 2 साल मैंने यहाँ खेलनी है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ एक फ़ुटबॉलर के करियर में बड़ी मुश्किल से आती हैं। मोरिनियो के दौर में हम लोग हमारे साथ लिंक हुआ था मिलिंकोविच सैविच। वो आज तक गरीब लाजियो में खेल रहा है। जिस कैलिबर का वो प्लेयर है, पहले तो इटालियन लीग में खेलना ठीक है, सब बोलते हैं टॉप 5 लीग है, अच्छी लीग है, अच्छे प्लेयर्स खेलते हैं वहाँ पे। सांड्रो टोनाली खेलता है, केजा खेलता है, इस तरह के और काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन गेम इंग्लिश प्रीमियर लीग की और इटालियन गेम में काफ़ी एक डिफरेंस है। इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है वो काफ़ी एग्रेसिव गेम है, फिज़िकल गेम है, पेस बहुत ज़्यादा है उसकी। मिलिंकोविच सैविच परफेक्टली सूट करेगा इस गेम के लिए। जो चीज़ हमें पॉग्बा में चाहिए थी, वो मैंने हमेशा ये माना है कि मिलिंकोविच सैविच में वो बात है। वो उस तरह से जिन चीज़ों में पॉग्बा खुद को ज़ाया करता है, वो चीज़ें उसमें नहीं है। गेम उसकी बहुत अच्छी है, अटैकिंग, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, हाइट ज़्यादा है, फिजिकलिटी बहुत अच्छी है, प्रीमियर लीग को बहुत अच्छे से फिट करेगा वो बंदा। लेकिन वो आप देखो वो वहीं पे फंसा हुआ है अभी तक। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, टीम एक प्लेयर में 1 साल इंटरेस्टेड होती है, फिर अक्सर ये होता है कि अगले सीज़न अगर वो डील नहीं होती, अगले सीज़न तक वो टीम को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कोई नया प्लेयर आ जाता है, सस्ता होता है, तो वो उसको साइन कर लेते हैं। तो ये गरीब जो अच्छा खासा इसकी मूव एक बड़े क्लब में हो सकती थी, सैलरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिर एक्सपोजर, सबसे बड़ी बात यूनाइटेड में खेलने का जो एक्सपोजर मिलता है वो किसी भी दुनिया की टीम में नहीं मिलता। आप यूनाइटेड के प्लेयर्स को देखो, वो गरीब तो कुछ भी करे। अब मार्टिनेस को ले लो, 4 गेमें खेली है सिर्फ इंग्लिश प्रीमियर लीग में, और पंडित्स को जो है वो यकीन है कि नहीं ये गलत प्लेयर है इंग्लिश प्रीमियर लीग के लिए। क्यों 4 गेम्स में आप क्या डिसाइड कर, और 4 गेम्स में भी अच्छा खेल है। साउथहैम्पटन के खिलाफ आपने देखा, ग्राउंड ड्यूल्स 100%, कोई एक क्लियरेंस था, पता नहीं 100% टैकल्स थे। मतलब हर लिहाज से उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन
मेरा मॉनिटर बंद हो गया तो ये लाइट कम ज़्यादा इस वजह से हुई है। खैर, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा डिफेंडर नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप चेल्सी को ले लो, कल साउथहैम्पटन के साथ मैच था, हालत बिगाड़ के रख दी उन्होंने। कोलबाले, वो जो इटली में कोलबाले खेल रहा था, अभी जो मैंने बात बताई, गेम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। वो स्लो गेम है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ गेम है, डायरेक्ट गेम है, फिजिकलिटी इंतहाई। कोलबाला जैसा प्लेयर 6 फुट प्लस बंदा है, जान देखी है उसकी, वो अभी तक से नहीं, मतलब वो रिदम नहीं आई उसकी गेम की। तो ये होता रहता है गेम्स में। खैर, पंडित्स का तो आप पता ही है, यूनाइटेड के बारे में कोई भी बात कर लो। मेन बात जो है वो एक्सपोजर की है। जो एक्सपोजर एक यूनाइटेड के प्लेयर को मिलती है वो बहुत कम टीम, बल्कि किसी भी टीम में नहीं मिलती, उस लेवल की एक्सपोजर नहीं मिलती। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस करना एक 22 साल प्लेयर के लिए। फिर दूसरी बड़ी बात, उसके पास एक और मोटिवेशन ये है कि एरिक टेन हाग के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। जब टेन हाग यूनाइटेड आया था तो इसके मैसेज जो था वो इसी तरह था कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं अवेलेबल हूँगा। एक लिहाज से यही सब ने अज्यूम किया कि यार ये आना चाह रहा है, और वही था, उसने मूव के लिए पुश किया, क्योंकि जिस मैनेजर के साथ वो कंफर्टेबल है वो मैनेजर इस क्लब में मौजूद है। एक ऐसा प्लेयर जिसके साथ वो 2 साल खेल चुका है और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मार्टिनेज के साथ, वो इस टीम में मौजूद है। जो गेम टेन हाग ने खेलनी है वो उसको पता है पहले से। तो ये एक यंग प्लेयर के लिए बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा उसको, इंग्लैंड के सबसे बड़े क्लब में होगा वो, एक्सपोजर इंतहाई ज़्यादा, सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आयक्स की सैलरीज तो बहुत कम है। तो ये मेरे ख्याल से आयक्स को जो उन्होंने किया है उनको भी नहीं करना चाहिए था। अब ओवरऑल 6 प्लेयर्स हमने साइन कर लिए हैं, मार्टिन डुब्रावका को भी साइन कर लिया है, नंबर 2 गोलकीपर है। कुछ लोग वो कर रहे हैं कि शायद डगया को रिप्लेस कर ले, मुझे तो मुश्किल ही लगता है। डगया को रिप्लेस करना इतना आसान होता तो डीन हैंडरसन आज दोबारा लोन पे ना होता, सिंपल सी बात है। रैग्नरिक ने उसको नहीं खिलाया, ओले ने उसको नहीं खिलाया, तो कोई तो वजह होगी ना। ट्रेनिंग में डेगाया उससे बेहतर है जो ये सब हो रहा है, ठीक है। जो कमियां हैं डेगाया की गेम में वो अपनी जगह है, और वो एरिक टेन हाग के गेम के लिए बड़ी ज़रूरी भी हैं। एरिक टेन हाग पीछे से खेलना चाहता है और डेगाया के पास पासिंग रेंज नहीं है, लेकिन गोल स्टॉपर जो है वो डेगाया के मुकाबले के गोल स्टॉपर्स दुनिया में कम है। कोई भी आप किसी को भी ले आओ, डेगाया कम्पीट करेगा उसके साथ। गोल स्टॉपिंग कैपेबिलिटीज़ उसकी बहुत अच्छी है। और लिवरपूल के ख़िलाफ़, साउथहैम्पटन के ख़िलाफ़ हमने देखा कि फ़िलहाल वो गेम को एडजस्ट करने के लिए वो लोग लॉन्ग शॉट्स भी खेल रहे हैं। और आपने अगर एरिक टेन हाग का इंटरव्यू सुना, उसने ये भी कहा कि ब्रेंटफोर्ड के ख़िलाफ़ भी मुझे नहीं पता कि ये लोग शॉर्ट पासिस क्यों खेल रहे थे, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी थी लॉन्ग पासिस की। तो खैर, उसके पीछे क्या रीज़न है वो तो उन्हीं को पता होगा। ओवरऑल एक अच्छा ट्रांसफ़र विंडो है, ठीक है। जो शेयर नंबर्स हमें चाहिए थे प्लेयर्स के वो शायद पॉसिबल नहीं था, क्योंकि राल्फ रैगनिक ने कहा कि 10-11 प्लेयर्स, और बड़े जितने भी चैनल्स हैं, यूनाइटेड स्टैंड, मार्क गोल्डब्रिज सारा टाइम कह रहा था कि एटलीस्ट 8 to 10 प्लेयर्स रिक्वायर्ड हैं। पंडित सब यही कह रहे थे, लेकिन 8 to 10 प्लेयर्स यूनाइटेड जैसी टीम को एक सीज़न में साइन करना मुझे नहीं पॉसिबिलिटी नज़र आती, क्योंकि वो रेट्स इतने बढ़ जाएंगे कि इम्पॉसिबल सी बात है। मतलब अभी आप ले लो, 6 प्लेयर्स हमने साइन किए हैं, 6 में एक प्लेयर हमने लोन पे साइन किया है, एक प्लेयर हमने फ्री एजेंट साइन किया है, और एक प्लेयर हमने 13.5 मिलियन यूरोस का साइन किया है।
फिर भी हमारा नेट स्पेंड जो है वो कोई 240 मिलियन यूरोस के करीब है, पाउंड्स बल्कि यूरोस भी नहीं। तो क्यों यूनाइटेड के लिए ये पॉसिबिलिटी मुझे तो नज़र नहीं आती कि यार आप 8-9 प्लेयर्स एक ट्रांसफ़र विंडो में से, तो 6 प्लेयर्स। फिर कैलिबर जो है प्लेयर्स का, सबसे पहला प्लेयर मलासिया, यंग प्लेयर है, सबसे बड़ी बात। जालिम में एनर्जी इतनी है, वो पूरे एक मैच में रुकता ही नहीं है, भागता रहता है ऊपर नीचे। रीडिंग ऑफ द गेम उसकी, मतलब वो जो चीज़ें कर रहा था 2 मैचों में, उसने जो स्टार्ट किया है वो 2 मैचों में उसकी नज़र आ रही थी। मैंने लुक को एक अरसे से करते हुए नहीं देखा। जिस तरह से वो अपने प्लेयर को ट्रैक कर रहा था, उसको पता था कि ये मेरा एरिया है, इसके अंदर जो प्लेयर होगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि वो एक के पीछे भागते रहो, नहीं। एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पासिंग रेंज बहुत अच्छी है। फिर 13.5 मिलियन यूरोस बार्गेन है। सिर्फ इस सीज़न अगर ये ऐसी परफॉर्मेंस देता है तो ये लेफ़्ट बैक 50 मिलियन यूरोस प्लस का लेफ़्ट बैक होगा। मार्टिनेस को आप ले लो, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है उसकी, और कंट्रोल्ड एग्रेशन है। वो रोहो वाली एग्रेशन नहीं है कि बस आओ और किसी को भी उड़ा दो, वो नहीं है। कंट्रोल्ड एग्रेशन है, उसे पता है कि प्लेयर के साथ चिपकना कैसे है। तो इंतहाई अच्छे। कैसेमीरो 15-20 मिनट की फ़ुटबॉल खेली है उसने, और वो सब कुछ कर रहा था जो मैकफ्राइड मिल्की नहीं कर सकते थे। अला करे। एरिक्सन फ्री ट्रांसफ़र है, जो जिस रोल के लिए टेन हाग को फ्रैंकी डे जॉन्ग चाहिए था, वो रोल कहीं ना कहीं, हाँ उस लेवल पे नहीं, उस कैलिबर का प्लेयर नहीं है क्योंकि, और एज ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी वही उसी टाइप का प्लेयर है एरिक्सन। प्रेशर से बाहर बॉल को वापस लेके आना, हर पोजीशन पे वो खेल सकता है। राइट विंग खेल सकता है, राइट मिडफील्ड खेल सकता है, कैम खेल सकता है, अटैकिंग मिडफील्ड जो है, सेंट्रल मिडफील्ड खेल सकता है, डीप लाइंग मिडफील्डर खेल सकता है, फॉल्स 9 खेल सकता है। मतलब और आपको क्या चाहिए एक फ्री एजेंट से? इतने ज़्यादा जगह तो वो आपके लिए खेल सकता है, सिर्फ यही ले लो उसका। फिर हमारे पास हैं एंथनी, अभी तक खेला नहीं है, लेकिन जितना देखा है एक अच्छा प्लेयर नज़र आ रहा है। सब कह रहे हैं कि यार पिछले सीज़न गोल्स इतने कम थे, असिस्ट इतने कम थे। मतलब ठीक है, अटैकर है, गोल्स और असिस्ट्स पर ही डिस्कशन होगी, लेकिन प्लेयर में और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जो विनिंग मेंटालिटी होती है प्लेयर की, जो एग्रेशन वो टीम में लेके आता है, वो मार्टिनेज ने दिखाई हुई है ऑलरेडी कि वो क्या चीज़ है। वो साथ वालों को जगाए रखता है। तो अगर ये बंदा हमारे अटैक को जगाए रखे, कैसेमीरो हमारे मिडफील्ड को जगाए रखे, और मार्टिनेज हमारे डिफेंस को जगाए रखे, तो हमारे 50-60% मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे, जितना मुझे लगता है। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोग को क्या लग रहा है। लेकिन मैं तो बड़ा खुश हूँ इस साइनिंग से। यंग प्लेयर है, एग्रेसिव प्लेयर है। फिर चैम्पियंस लीग में उसकी परफॉर्मेंसेस आप देखो, सब वो कर रहे थे कि पिछले सीज़न उसने, सेबेस्टियन हॉलैंड ने उसमें गोल्स बहुत ज़्यादा किए थे ग्रुप स्टेज में, बिल्कुल किए थे गोल्स। मेजॉरिटी गोल्स असिस्ट किसने किए थे? एंथनी ने किए थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा प्लेयर। तो अब देखते हैं, यंग प्लेयर है, नई लीग है, जैसे मैंने कहा कि तेज़ लीग है, फिज़िकल लीग है। जिस तरह की लीग नेदरलैंड्स की है उस तरह की तो बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने के लिए। ये नहीं है कि पहले ही मैच से सब शुरू हो जाए और 100 मिलियन यूरोस का प्लेयर गोल नहीं कर सकता, असिस्ट नहीं कर सकता। डार्विन न्यूनेस देखें आप, वो भी 100 मिलियन यूरोस का प्लेयर है। वो दूसरे ही मैच में वो रेड कार्ड हो गया। तो अभी ये है आउटसाइड प्रेशर की वजह से। मैं उसमें भी उसको नहीं ब्लेम कर रहा कि उसकी गलती है, वो प्रेशर इतना ज़्यादा डाल दिया है बंदे पे। यंग प्लेयर्स हैं, 21-22 साल, क्या होता है यार, कुछ भी नहीं होता।
हम लोग अकेले बाहर शायद ठीक से नहीं जाते थे, तो घर वालों के फ़ोन आना शुरू हो जाते थे, किधर हो? तो हम्म, मैं सेटिस्फाइड हूँ ट्रांसफ़र विंडो से। हाँ, ये है कि अगर हम एक कैपेबल मिडफील्डर, मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा क्योंकि जनवरी में अवेलेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल होता है, स्पेशली मिलिंकोविच साविच जैसा, क्योंकि मुझे वो प्लेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब हमारे मिडफील्ड में अगर इस टाइम ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 10 खेल रहा हो, या नंबर 10 भी नहीं खेल रहा हो, जैसे गार्डियोला खिलाता है, दो नंबर 8 होते हैं उसके, डेब्रॉयने और कभी वो सिल्वा होता था पहले जब वो शुरू शुरू में आया था, अभी कभी अपना गुंडोगान होता है, कभी बर्नार्डो सिल्वा होता है, और नीचे बेस पे एक नंबर 6 खेल रहा होता है। तो उस तरह से अगर हमारे पास ब्रूनो खेल रहा हो और मिलिंकोविच सैविच खेल रहा हो बेस में, साथ में कैसेमीरो हो, तो ये एक बहुत अच्छा मिडफील्ड होगा, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होगी, फिजिकलिटी बहुत ज़्यादा होगी जो ब्रूनो में उतनी नहीं है। फ्रैंकी डियोंग भी वो फिजिकलिटी नहीं लेके आता, लेकिन मिलिंकोविच सैविच लेके आता है। लेकिन एरिक टेन हाग को फ्रैंकी डियोंग चाहिए। मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट सीज़न भी हमें वो प्लेयर मिलेगा, क्योंकि वो पर्सनली खुद नहीं छोड़ना चाह रहा बार्सिलोना, प्लेयर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मैं बहुत खुश हूँ साइनिंग से। ठीक है, ये सारी साइनिंग्स अगर महीना पहले हो चुकी होती तो बहुत अच्छा होता। पॉसिबल थी, बिल्कुल पॉसिबल थी। बोर्ड की गलती थी, बिल्कुल बोर्ड की गलती थी। कहाँ नॉटविच और रेबियोट के साथ हम लोग लिंक हो रहे हैं, और बस वो डील्स फाइनलाइज होने वाली थी, या नॉटविच के खिलाफ फैंस की एक कैंपेन चली कि रेसिस्ट है और रेबियोट की अम्मा को पैसे ज़्यादा चाहिए थे, तो वो डील्स हुई नहीं। और एकदम से आप चले गए, नॉटोविच की जगह आपने एंथनी को ले लिया 100 मिलियन यूरोस का, और 15 से 18 मिलियन यूरोस के रैबियट की जगह आपने 70 मिलियन यूरोस का कैसेमीरो ले लिया, जो दुनिया के टॉप 3 डिफेंसिव मिडफील्डर्स में से एक है। तो वो प्रेशर था बोर्ड पे। ये भी अच्छा है कि प्रेशर पे रिएक्ट तो किया कमख्तों ने, तो ये भी नहीं करते, कब से प्रेशर डाली जा रहे, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो अभी एक प्रॉपर सीज़न शुरू होगा यूनाइटेड का। लेफ्ट फुटेड हमारे पास राइट विंगर आ गया है, हमारे पास एक प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर आ गया है, और हमारे पास लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक आ गया है। ये तीन चीज़ें एक अरसे से हमारे पास नहीं थी, अब आ गई हैं। और एक और चीज़, डियागो डेलो, और वो बंदा जैसे खेल रहा है इस सीज़न, मुझे तो उम्मीद नहीं थी उससे, लेकिन अल्लाह करे कि खेलता ही रहे ऐसे, बल्कि और इम्प्रूव करे। और मलासिया जो है वो, जो एक मैं क्या बताऊँ, इट फैक्टर लेके आएंगे, जो कि पहले हमारे विंग बैक्स कह लो या फुल बैक्स कह लो, ये चीज़ बहुत अरसे से मिसिंग थी। शॉ कभी कभी दिखा देता था एक महीना, 3-4 गेम्स, और फिर वो डिक्लाइन में चला जाता था, फिर एकदम से उसको पता नहीं क्या हो जाता है, 3-4 गेम्स अच्छे खेल लेते हैं, फिर डाउन चला जाता है। तो अभी एक प्रॉपर गेम नज़र आएगी। मैनेजर अभी बहुत नया है, टाइम बहुत कम हुआ है, थोड़ा टाइम दें, ये सीज़न कम अज़ कम वेट कर जाओ, सबके सब प्रेशर ना डालो मैनेजर पे। ये टेन हाग आउट के नारे पहले 2 मैच के बाद कहीं कहीं से सुनने में आए थे। प्लेयर्स को भी चाहिए कि अब बस गेम पे फोकस करें, रोनाल्डो को भी चाहिए, अब ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, कैप्टन कौन है कैप्टन कौन नहीं, यार बैंड किसने पहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है, उस बंदे ने ड्रॉप कर दिया है कैप्टन को, उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसने तो कह भी दिया है कि यार वरान जिस लेवल पे इस टाइम खेल रहा है, तो मैगवायर को गेम अप करनी पड़ेगी। ये सब प्लेयर्स के लिए हो भाई, आप गेम खेलो। आप अगर एक अच्छे प्लेयर हो और आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो आपको आर्म बैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लीड करो, ग्राउंड में लीड करो। इधर गोल होता है, इधर आप इशारे करना शुरू कर देते हो, ये ना करो। सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर आप हो इस टीम में, तो वो दिखाओ। तो फिलहाल यही था।
अगली वीडियो में बात करेंगे, ट्रांसफ़र्स को रेट करेंगे कि किस तरह से हर प्लेयर की इंडिविजुअल क्या रेटिंग होती है। तो उस वीडियो में भी हमें ज्वाइन कीजिएगा। तो अब तक के लिए यही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें। ये एक इनिशिएटिव लिया है उर्दू हिंदी चैनल का, क्योंकि मेजॉरिटी सारे इंग्लिश चैनल्स की है और उर्दू में उतना कंटेंट नहीं है। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारी तरफ फैंस यूनाइटेड के बहुत ज़्यादा हैं, तो ये कुछ चैनल ज़रूरी हैं। तो जितना ज़्यादा शेयर कर सके शेयर करें। कमेंट्स में डिस्कशंस जारी रखें ताकि उससे आइडिया होता है टॉपिक्स का, उस पर भी बात करते रहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना।